Hello everyone, I am Dr. Udar. In our last class, we have discussed questions based on the Euler's criteria. So next thing is Lysander's symbol, and we would effectively use these symbols in finding whether a number A is quartic residue of a prime P or not. ये काफ़ी अच्छे से ये बता पाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंटली और वहाँ से बहुत इजी तरीके से हम बता सकते हैं। आइलर्स क्राइटेरिया में वी हैव टू अगेन एंड अगेन कैलकुलेट द कॉन्ग्रुएंस, बट here by utilizing the properties of it we can easily find out whether A is a quartic residue or not. So first and foremost thing is we take the definition of Lysander symbols, that what do we mean by it. So let P be an odd prime and GCD of A and P is 1. The Lysander symbol denoted by A upon P small bracket is defined like this, that if A is quartic residue of P, then we take A upon P as 1, and if it is non-residue then we take it as -1. कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है इसका सिंबल, बट हम जो है ये वाला ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब अगेन एग्जाम्पल मुझे देखने हैं, तो एग्जाम्पल के लिए पहले सिर्फ सिंबल के लिए, तो पहले जो हम देख चुके हैं 13 के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर देंगे कि किस केस में 1 होगा और किस केस में -1 होगा। जैसे ये है, तो ये हम 13 के केस में पहले देख चुके हैं, कैलकुलेट किए थे कि जो आधे जो हैं वो क्वार्टिक रेजिड्यू हैं और आधे जो हैं वो क्वार्टिक नॉन रेजिड्यू हैं। ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आधे आधे कैसे होते हैं और उसका रिजल्ट जो है। बट सिम्बॉलिकली हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1, 3, 4, 9, 10, 12 ये क्वार्टिक रेजिड्यूज़ हैं और 2, 5, 6, 7, 8, 11 ये जो है क्वार्टिक नॉन रेजिड्यूज़ हैं। सो सिम्बॉलिकली जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर वाली रो जो है हम उसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1 और नीचे वाली जो है उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू -1। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ पे, जो मैंने कहा था कि हम प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस पेज पे तो आई डोंट थिंक वो आ पाएगी, लंबी सी है। लेट अस ट्राई टू फिट इन, आ ही जाएगी। चलो ये है जी। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि P जो है हमारा ऑड प्राइम है और A और B जो इंटीजर्स हैं that are relatively prime to P, then the Lysander symbol has the following properties। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्टली जो है हम उसको ऑब्टेन कर पाएंगे। कुछ एक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली 2/P या 3/P के लिए हमें ख़ास तौर से ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम थोड़ा 1-2 रिज़ल्ट और पढ़ लेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दीज प्रॉपर्टीज़ वुड सफाइस फॉर आवर पर्पज़। चलो ज़रा थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसको। प्रूफ तो वैसे मैं कम ही करा रहा हूँ इस यूनिट में, एक ही प्रूफ कराया है शायद अभी तक, तो इसका भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे 1-2 का और ओमिट कर देंगे जो है। सो फर्स्ट पार्ट जो है A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B है हमारे पास, तो ये अगर हमारे पास कोई कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है एक और दूसरी है ये मॉडुलो P, तो अब जो है एंड A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B, तो फर्स्ट वन चलो इसको ले लेता हूँ और सेकंड वन इसको ले लेता हूँ।
सो फर्स्ट वन और सेकंड वन के सॉल्यूशन भी सेम ही होंगे क्योंकि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। मैं ए की जगह बी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, उधर बी की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ 1 and 2 इज सेम बिकॉज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो सॉल्यूशन सेम है, तो मैं कहूँ कि 1 में ए इज क्वार्टिक रेजिड्यू ऑफ पी, इफ एंड ओनली इफ जो 2 के अंदर जो है वो B इज क्वार्टिक रेजिड्यू ऑफ P। तो अगर A क्वार्टिक रेजिड्यू है तो B भी है, और अगर A नॉन क्वार्टिक रेजिड्यू है तो B भी नॉन क्वार्टिक रेजिड्यू होगा। तो अगर A क्वार्टिक रेजिड्यू या नॉन रेजिड्यू है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? रेजिड्यू है तो 1 और नॉन रेजिड्यू है तो -1। तो सेम केस B के साथ होता है कि अगर ये रेजिड्यू है 1 तो ये भी रेजिड्यू है राइट हैंड साइड 1, लेफ्ट हैंड साइड ये -1 है तो ये भी -1 है, तो इसलिए जो है दोनों वो इक्वल हो जाते हैं। तो अगर A और कॉन्ग्रुएंट टू B है तो A/P इज इक्वल टू B/P। बी पार्ट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, वो डी पार्ट के बाद करूँगा क्योंकि डी पार्ट का स्पेशल केस हम इस्तेमाल कर लेंगे वहाँ पे, तो इसलिए फॉर द टाइम बिंग अभी बी छोड़ रहा हूँ। सी पार्ट जो है, सी पार्ट देखिए जरा, ये डायरेक्टली जो है ऑयलर्स क्राइटेरिया से हमारे पास आता है। ऑयलर्स क्राइटेरिया क्या कहता है हमें? ऑयलर्स क्राइटेरिया कहता है कि ए जो है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है मॉडुलो पी, तो वो क्या कहता है कि ए इज क्वार्टिक रेजिड्यू इफ एंड ओनली इफ रेजिड्यू या नॉन रेजिड्यू, क्योंकि उसकी कोरोलरी है ना, इज क्वार्टिक रेजिड्यू और नॉन क्वार्टिक रेजिड्यू if and only if a raised to power p minus 1 is congruent to 1 or a raised to power p minus 1 upon 2 is congruent to -1। मॉडुलो p नहीं लिख रहा हूँ मैं, इट इज रिस्पेक्ट टू द मॉडुलो p। तो अब अगर ये मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट टू 1 है तो एक क्वार्टिक रेजिड्यू होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? A/P क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो ये भी देखो राइट हैंड साइड में इसके 1 है। और अगर ये क्वार्टिक नॉन रेजिड्यू है तो A/P यहाँ -1 होगा, और यहाँ पे भी देखिए जो है ये -1 है, तो दोनों जो है वो सेम आ रहे हैं। तो ऑयलर्स क्राइटेरिया की जो कोरोलरी हमने पढ़ी थी जिसमें रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू दोनों के बारे में बता रहा था, तो ये वहीं से फॉलो हो रहा है, क्योंकि A/P रेजिड्यू हो गया। तो देखिए जरा एक बार और लिख देता, रेजिड्यू होगा तो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 1 के, और ये भी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? 1 के, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर नॉन रेजिड्यू होगा तो ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, तो भी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यही चीज़ वो जो है वो ऊपर बता रहा है कि A/P इज कॉन्ग्रुएंट टू A raised to power p minus 1 upon 2। सो जो ऑयलर्स क्राइटेरिया है उसी को रिफ्रेज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ द लेजेंडर सिंबल। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट काफ़ी जगह इस्तेमाल होंगे तो और भी जो है, तो AB/P ये लेजेंडर मुझे सिंबल निकालना है। तो अभी सी वाले पार्ट से तो मैं क्या रेफ़र कर सकता हूँ कि इट इज़ A into B raised to power p minus 1 which is congruent to p minus 1 upon 2। दिस, अब ये कॉन्ग्रुएंट है। मैं ये कहता हूँ कि जी चलो एक और अगले लाइन में लिखते हैं मॉडुलो p, क्योंकि ये अब वापस सी पार्ट में A/दिस को मैं A ऐसे लिख सकता हूँ, लेजेंडर सिंबल में लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ मॉडुलो p लिख देता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ पे आ गए, बट ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। बट मैं कहता हूँ कि ये जो है ये इक्वल टू में हो जाएगा, क्योंकि देखिए इससे डी पार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं कर रहा है, डी पार्ट क्या कर रहा है? इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो कॉन्ग्रुएंस तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया,
कि ए बी अपॉन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए अपॉन पी, बी अपॉन पी, बट हाउ टू एस्टेब्लिश इक्वलिटी। इक्वलिटी कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? देखिए ये क्या है, ये या तो प्लस है, ये -1 है, एक ही चीज़ है, और ये भी क्या है, ये +1 -1 है, ये भी +1 -1 है। तो ये राइट हैंड साइड में जो है ये भी क्या है, +-1 ही है, दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो अब अगर मान लो मैं ये लेके चलता हूँ, अब देखिए इक्वलिटी अगर इधर +1 है और उधर +1 है तो इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो गई, इधर -1 है और उधर भी -1 है तो भी इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो गई। बट मान लो ऐसा केस में लेके चलो कि इधर -1 है और उधर +1 है और बीच में है कॉन्ग्रुएंस, तो ये केस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये तभी होगा जब ये मॉडुलो 2 होगा। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 व्हेन वी आर हैविंग मॉडुलो 2। हमारे पास p क्या है, देखिए जरा, p इज एन ऑड प्राइम, यहाँ पे देखिए p is an odd prime, so that is why this condition is not possible. So only two conditions are possible, that either both are +1 or both are -1, but in either of the cases we can remove this congruence and hence it becomes equal to. So ये वर्ड्स में मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वर्ड्स में अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों इक्वलिटी है, जैसे मैंने जो वर्बली आपको एक्सप्लेन की। तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। अब हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या बता रहा है वो, a² p इज इक्वल टू 1 ये बता रहा है। तो अभी देखिए हम डी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, a इंटू ए, तो ये क्या आ गया, a अपॉन p। अब ये जो a अपॉन p है ये क्या होगा, या तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा क्योंकि दोनों सेम ही है, या दोनों -1 होंगे, बट इन आइदर ऑफ द केसेस अल्टीमेटली द प्रोडक्ट वुड टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1 एंड हेंस द रिजल्ट कि a² अपॉन p वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास a b c d तक आ गया। e जो है, e ये दो का मिक्स है, यहीं पे बता देता हूँ, नीचे नहीं लिख रहा हूँ। देखिए ये इसको मैं 1² अपॉन p लिख सकता हूँ, और अब मैं कौन सा इस्तेमाल कर देता हूँ, बी पार्ट, तो ये 1 हो गया। तो पहले वाला तो इससे हो गया, ये दूसरे वाला जो है ये यहाँ से इन्फर होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा पहले तो, और फिर इक्वलिटी जो अभी रीजनिंग मैंने दी थी डी पार्ट में, उसी टाइप की रीजनिंग लगा के ये कॉन्ग्रुएंस जो है इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डी ई पार्ट जो है ये दो के यहाँ से आएगा, एक बी से आएगा और दूसरे वाला पार्ट सी एंड डी से मिक्स करके आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ज़रा एक सॉल्व्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले एक कोरोलरी चलो दी हुई है वो भी देख लेते हैं, वैसे नहीं भी लेंगे तो ये थोड़ा ये लास्ट वाले पार्ट से ली हुई है, लास्ट वाला मतलब ई वाला पार्ट देखिए ज़रा, ये यहाँ से अगर p कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया मॉडुलो 4, तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 + 4k हो गया। 1 + 4k हो गया तो -1 की पावर देखिए, 1 + 4k - 1 डिवाइड बाई 2, -1 की पावर 2k हो गया, तो इट इज़ इक्वल टू 1। और अगर p कॉन्ग्रुएंट टू 3 हो गया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 2k + 1 हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगी -1। तो अगर p कॉन्ग्रुएंट टू 1 है मॉडुलो 4 तो ये 1 होगा, और अगर कॉन्ग्रुएंट टू 3 है तो ये -1 हो जाएगा। ये मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बार नीचे जो है आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, ये यही कोरोलरी यहीं से आई हुई है कि देखिए 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर मॉडुलो 4 है, और -1 के हो जाएगा इक्वल टू इफ इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4। अब जरा हम वो एग्जांपल लेते हैं, ज़रा ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी इस्तेमाल में भी आ जाएंगी कि कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है सॉल्यूशन में। देखिए अब ये जो है क्वेश्चन
इस टाइप से लिखा हुआ है कि वेदर द कॉन्ग्रुएंस दिस इज सॉल्वेबल, या यूं कहिए इसको दो तरीके से, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वेदर -46 इज ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 17, या तीसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि -46/17 का लेजेंडर सिंबल क्या होगा। तो दो तीन तरीके से सेम ही क्वेश्चन है। हम इसको जो है, एक तरीका हमने पहले देखा था आयलर्स क्राइटेरिया का, लेकिन अब इसमें ए तो बड़ा है, उसमें ए की पावर p-1/2 की कॉन्ग्रुएंस देखने थे 1 और -1 मॉडुलो 17। अब ए खुद ही बड़ा है तो इसकी रेस टू पावर करेंगे, या उससे 17 मॉडुलो कम कर सकते हैं कुछ तो, बट यहाँ पे हम जो है लिजेंडर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, -46/17। अब देखिए ये लिजेंडर सिंबल अगर 1 आ गया, 1 का मतलब ये -46 जो है ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएगा। क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो जाएगा मतलब ये सॉल्वेबल है। अगर ये -1 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं होगा, नहीं होगा मतलब ये सॉल्वेबल नहीं होगा। तो अब मुझे ये दो देखना है कि ये +1 है कि -1 है, प्रॉपर्टी लगा के। तो अब ज़रा पहले मैं -1 अलग निकाल लेता हूँ और 46 अलग निकाल लेता हूँ। देखिए कहाँ से किया हमने, ये कौन से वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, देखिए डी वाली प्रॉपर्टी। तो अब जो है ये कोरोलरी लगा लेता हूँ मैं। कोरोलरी में क्या है, 17 किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा 1 और सेकंड पार्ट हो जाएगा 46/17। अब 46 देखिए 17 में 12 के कॉन्ग्रुएंट है, सो 46/17 वुड बी इक्वल टू 12/17। ये कहाँ से आ रहा है, ये फर्स्ट वन से, ए से। ए क्या कह रही है, देखो ए और बी अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो A/P इज इक्वल टू B/P। तो यहाँ पे 46 और 12 जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 46/17 इज इक्वल टू 12/17। 12 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2² इंटू 3/17। अब अलग अलग कर लेते हैं, 2²/17 इंटू 3/17। अब A² दिस के देखिए कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी, बी वाली प्रॉपर्टी, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये रह गया 3/17। अब 3/17 अब इसमें कौन सा लगाता हूँ मैं, 3/17 का बाद में हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं इसमें C की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, दैट A⁻² p-1/2। तो अब ये वाली कंडीशन इसमें मैं लगा देता हूँ। तो ये क्या आएगा, पहले निकाल लेता हूँ, 17 -1/2, तो ये कितना आ रहा है, 3⁸8। तो मुझे 3⁸8 निकालना, तो मैं इधर निकाल लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। तो मॉडुलो कितना है, 17 है, तो 3 हो गया, 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडुलो 17। मुझे आना है जो है 8 तक पहुंचना है। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 3⁶, ये आ गया 100, 17 इंटू 6 -2। अब मुझे क्या चाहिए जी, 2 और चाहिए, तो 9 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -18 मॉडुलो दिस implies 3⁸8 is congruent to -1 this, ये हो गया 2। सो फ्रॉम 1 and 2 3/17 इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया जी टोटल फाइनल जो हमारा था वो आ गया -1। तो -1 का मतलब क्या हो गया, implies गिवन इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल। तो ये सॉल्वेबल नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया लिजेंडर
सिंबल से रिलेट करके सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम वी विल कंसिडर द गॉस लेमा और एक रिजल्ट देखेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू और नॉन रेसिड्यू रहते हैं। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।